धूमिल की कविताएं जनतंत्र को संबोधित करने वाली कविताएं हैं। ये कविताएं सीधे सीधे देश के लोकतंत्र, संविधान, संसद और नेता की तीखी आलोचना में लिखी गई और उन्हें चुनौती देती कविताएं हैं। धूमिल देश की पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। फलतः उन्होंने अपनी कविताओं में इस असंतुष्टि को बड़े आक्रोश के साथ व्यक्त किया है। किंतु इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान, संसद, लोकतंत्र और आज़ादी को निरर्थक और निस्सार सिद्ध करने के लिए उन्होंने जिन कविताओं की रचना की है, उनमें से अधिकतर कविताएं स्पष्टतः धूमिल की मानसिकता में व्याप्त घोर स्त्री विरोधी चेतना को दर्शाता है। उनकी कविताएं स्त्री के प्रति उनके आक्रामक रुख को, उनमें व्याप्त पुरुषवादी मनोवृत्ति के लक्षण को साफ तौर पर उजागर करता है। धूमिल संसद से सड़क तक नामक अपने प्रसिद्ध कविता संग्रह की पहली कविता में लिखते हैं, एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है, और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। इस कविता में धूमिल पाठक वर्ग को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि यह एक ऐसा नया युग है जहां लोकतंत्र, संसद किसी भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। जाहिर है इस युग में कविता भी बदल चुकी है और कवि की भी परंपरागत लीक से कटे हुए नए कवि हैं जिनकी सोच नई है और जो हर चीज़ का अस्वीकार कर रहे हैं। इस बदली हुई कविता के तेवर को समझाने के लिए धूमिल ने कविता की नई परिभाषा घिराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप कहकर दिया है। किंतु गौरतलब है कि कविता के इस बदले हुए पैटर्न की तुलना करने के लिए कवि को स्त्री की यौनांग ही क्यों याद आते हैं, और खासकर गर्भाधान तथा गर्भपात और जैसे शब्दों का प्रयोग। धूमिल ने स्त्री की उपादेयता को केवल देह तक सीमित मान लिया है। साथ ही इस तरह के शब्दों का प्रयोग स्त्री के चरित्र हनन से जुड़ा हुआ है। स्त्री को देखने का स्त्री विरोधी या पितृसत्रात्मक पुरुषवादी जो दृष्टिकोण है धूमिल का, वह व्यवस्था में स्त्री विरोधी है। इसी संग्रह की एक और कविता जनतंत्र के सूर्योदय में धूमिल जनतंत्र को सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए दिखाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जनतंत्र जल रहा है। जनतंत्र बेईमानी भरी पड़ी है, लेकिन कोई इसका प्रतिवाद नहीं कर रहा। फलस्वरूप उन्हें लगता है कि देश में सारी विपरीत परिस्थितियां यथावत बनी रहेंगी, उसमें कभी आवश्यक कोई सुधार नहीं होगा। और वे लिखते हैं, शहर की समूची पशुता के खिलाफ गलियों में नंगी घूमती हुई पागल औरत के गाभिन पेट की तरह सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार। आगे कवि मातृभाषा का जिक्र करते हुए कहते हैं, यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस महरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जनतंत्र की असफलताओं और दुर्बलताओं का बयान करने के लिए धूमिल ने नंगी घूमती हुई पागल औरत के गाभिन पेट और महरी जैसे स्त्री यानी अपमान सूचक उपमानों को ढूंढ निकाला है, जो स्त्री के समूचे व्यक्तित्व पर जबरदस्त प्रहार करता है और यह हर हाल में विरोध करने लायक है। यह अचंभे की बात है कि धूमिल जैसे जनतांत्रिक कवि जनतंत्र की चर्चा करते हुए जनतंत्र की तुलना अचानक स्त्री की योनि और यौनांगों से करने लग जाते हैं और उन अंगों को अपशब्द कहते हुए उन्हें गाली गलौज करते हुए उनकी निंदा करते रहते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए था कि लोकतंत्र का रास्ता स्त्री की योनि से होकर नहीं जाती। लोकतंत्र और स्त्री अलग अलग मुद्दे हैं और लोकतंत्र की अक्षमताओं को जिक्र करने के लिए स्त्री की योनि के अतिरिक्त भी कई मुद्दे हैं जिन्हें कायदे से उठाया जा सकता है, और यदि स्त्री पर बात करनी है तो उसकी समस्याओं को सामने लाने की जरूरत है। स्त्री और लोकतंत्र के बिना न समाज हो सकता है और न साहित्य। यह भी जानना जरूरी है कि लोकतंत्र में स्त्री आज़ाद है, उसके पास कानूनी अधिकार हैं। लोकतंत्र में स्त्री सम्मानित है, उसे पुरुषों के समान दर्जा दिया गया है। वह केवल सोने के लिए और प्रजनन के लिए नहीं बनी है। उसके पास योनि के अतिरिक्त भी बुद्धि है, विवेक है, गुण है, उसकी निजता है, जिसके आधार पर वह समाज में अपना स्वायत्त का दर्जा और स्थान बनाती है, जीवन में एक मर्यादापूर्ण जिंदगी जी सकती है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था और उसकी पिछड़ी मानसिकता ही है जो उसे रूढ़िवादिता
यानी रूढ़िवादी सोच की बेड़ियों में जकड़कर उसकी आज़ादी में बराबर हस्तक्षेप करता रहता है, उसके हर एक कदम पर कड़ी पाबंदी लगाता रहा है और उसकी भूमिका को केवल प्रजनन तक सीमित मानकर उसके प्रति दीर्घकाल से अविचार करता रहा है। सुदामा पाणिनि का प्रजातंत्र नामक कविता संग्रह की कविता सुदामा पाणिनि का प्रजातंत्र 2 में धूमिल प्रजातंत्र की असलियत का पर्दाफाश करते हुए लिखते हैं, न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुलासा षड्यंत्र है। यह सही है कि धूमिल भारतीय प्रजातंत्र में सिद्धांत और व्यवहार के बीच के भीषण फर्क से त्रस्त हो चुके थे और कविताओं के माध्यम से जनतंत्र के प्रति अपने आक्रोश को संप्रेषित कर रहे थे। इसी वजह से जनतांत्रिक व्यवस्था पर अपने असंतोष को वे षड्यंत्र कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन क्या व्यवस्था की बुराइयों का जिक्र करते समय औरत की जांग का जिक्र जरूरी था और उन जांगों को किस आधार पर लालची कहा गया, यह भी गंभीर विवेचन की मांग करता है। उपरोक्त पंक्तियों के बाद की पंक्तियां इस प्रकार हैं, हर बार की तरह तुम सोचते हो कि इस बार भी यह औरत की लालची जांग से शुरू होगा और यह कविता तक फैल जाएगा। राजकमल चौधरी के लिए कविता राजकमल चौधरी को उनकी मृत्यु के बाद याद करते हुए लिखा गया है। इसमें धूमिल एक जगह लिखते हैं, आज़ादी इस दरिद्र परिवार की 20 साला बिटिया मासिक धर्म में डूबे हुए कुंवारेपन की आग से अंधे अतीत और लंगड़े भविष्य की चिलम भर रही है। लोकतंत्र की कमियों की चर्चा करते हुए स्त्री गुप्तांगों और स्त्री समस्याओं को उभार कर उसकी उपमाएं देना वस्तुतः स्त्री के प्रति अमर्यादित एवं अशोभन रुचि का बोध प्रतीक है। यह बातें स्पष्ट कर देती हैं कि धूमिल के स्त्री यौन से ज़्यादा कुछ नहीं है। आश्चर्य है कि धूमिल को स्त्री का स्त्रीत्व दिखाई नहीं देता, उसकी अनुभूति नहीं समझ आती, उसके कोमल एवं ममत्वपूर्ण हृदय का एहसास नहीं होता, उसका चेहरा नहीं दिखाई देता, उसकी समस्याएं नहीं दिखाई देती, केवल योनि और जंघा ही दिखाई देती है और उससे भी वे उत्तेजनापूर्ण शब्दों कटु भावों द्वारा अपमानजनक तरीके से कोसने में लगे रहते हैं। समाज के उपेक्षितों में स्त्री भी आती है तो सवाल उठता है कि उस पर कविता के जरिए इस तरह का आक्रमण क्यों। पूरे अकवितावाद के दौरान कविता में स्त्री और स्त्री की योनि पर जितना आक्रमण हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। इस संदर्भ में धूमिल सहित पूरे अकवितावादियों पर टिप्पणी करते हुए प्रगतिशील कवि रघुवीर सहाय ने लिखा है, समाज को बदल देने की मुद्रा अपना रहे हैं तो भी आक्रमण कर रहे हैं स्त्री पर, जो कि उपेक्षितों का प्रतीक है। अनेक आलोचकों के अनुसार ये कवि सामाजिक परिवर्तन के अभिलाषा थे। इन आलोचकों पर कड़ा प्रहार करते हुए रघुवीर सहाय यह सवाल करते हैं कि यदि इस दौर की कविता सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा करने वालों की कविता थी तो स्त्री पर इतना आक्रमण क्यों हुआ। यह उल्लेखनीय है कि रघुवीर सहाय ने यह विरोध अपने प्रख्यात कविता संकलन आत्महत्या के विरुद्ध की कुछ कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। लोकतंत्र का जैसे जैसे विस्तार होता जाएगा उसमें पारदर्शिता की मांग बढ़ती जाएगी। लोकतंत्र जितना परिपक्व होगा वे तमाम क्षेत्र जो बंद पड़े हैं वे स्वतः खुलते चले जाएंगे। स्वाभाविक तौर पर समाज के विभिन्न रूपों का साहित्य में उद्घाटन होता जाएगा, किंतु धूमिल की कमजोरी है कि वे अपनी कविताओं में समाज के विभिन्न रूपों एवं स्तरों का उद्घाटन करने के बजाय स्त्री शरीर को उद्घाटित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दिए। उन्हें यह लगा कि स्त्री को नंगा करने का अर्थ लोकतंत्र को नंगा करना है। उन्होंने स्त्री के विध्वंस को लोकतंत्र का विध्वंस मान लिया और स्त्री विरोधी प्रतीकों का प्रयोग लगातार कविताओं में करते रहे। वस्तुतः स्त्री पर स्वच्छंद तरीके से कविता लिखी जा सकती है, उसको कविता में खुले रूप में उभारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि स्त्री के प्रति सम्मान का भाव हो, उसके प्रति अमर्यादित रुचि बोध न हो या अशालीन भड़काऊ शब्दों का प्रयोग न हो। खासकर हिंदी साहित्य में स्त्री पर बहस नहीं हुआ, उसे परिभाषित करने की कोशिश नहीं की गई। इस संदर्भ में प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी सटीक लिखते हैं,
आज़ादी के बाद हमारे देश ने आधुनिकता और औद्योगिकरण का जो रास्ता चुना, उसमें कैसी औरत निर्मित होगी, उसके क्या अधिकार होंगे, नई बदलती हुई परिस्थितियों में औरत कैसे अपने संस्कार को रचेगी, इन सब सवालों पर नेहरू युग में स्त्री का कोई भी विमर्श नजर नहीं आता। यहाँ तक कि मजदूर संगठनों के एजेंडे पर औरत सन 80 के बाद ही आ पाई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सन 80 के पहले तक और खासकर अकविता के दौरान स्त्री को मुख्यतः एक नकारात्मक तत्व के रूप में ही देखा जाता रहा। सन 60 के दौरान उसकी योनि पर केंद्रित कविताएं लिखी गईं, जो प्रकारांतर से पुरुषवादी मानसिकता और पुंसवन से में छिपे हुए दमित कुंठाओं को ही सामने लाती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि धूमिल के लिए लोकतंत्र एक नकारात्मक तत्व है, जिसकी भूमिका भी नकारात्मक है। उनके अनुसार लोकतंत्र में कोई चीज़ काम का नहीं, तभी संसद, संविधान, राजनीति, नेता, स्त्री के प्रति भी उनका नकारात्मक रुख है। लोकतंत्र के आने के बाद नए बाजार आए, नए किस्म के खान पान, नए वर्ग आए, किंतु धूमिल लोकतंत्र के अनुरूप शिष्टाचार, व्यवहार, संस्कार नहीं बना पाए, यानी वे लोकतंत्र के साथ समन्वय नहीं स्थापित कर पाए। फलतः वे अस्वीकार कर भाव ग्रहण कर लिए। यह वस्तुतः प्रतिगामिता का भाव है। धूमिल लोकतंत्र को नहीं मानते, पर उनके पास लोकतंत्र का कोई विकल्प भी नहीं है। उनके अंदर पूंजीवाद के प्रति तीव्र घृणा है, लेकिन समाजवाद का कोई सपना नहीं है। किंतु उसी दौर में कविता लिख रहे दूसरे प्रगतिशील कवि नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल के पास समाजवाद का सपना था। धूमिल लोकतंत्र को, पूंजीवाद को, समाजवाद को लगातार खारिज करते जाते हैं, लेकिन दिलचस्प है कि उनके पास कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं है। वैचारिक तौर पर यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे अराजनैतिक दृष्टिकोण बढ़ता है। जायज़ है कि जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं हो, तो फिर आप पूर्व पूंजीवादी व्यवस्था की यानी समाज की ओर लौटेंगे और उसकी जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें ग्रहण करते जाएंगे। इन्हीं में से है स्त्री यौनांगों पर कविता लिखना। लेकिन स्त्री अस्मिता का अर्थ केवल यौनांग नहीं है। स्त्री अस्मिता को स्थापित करने के लिए स्त्री के वास्तव और वास्तविक जो सवाल हैं और वास्तव बिंबों को सामने लाना होगा। प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो स्त्री अस्मिता का वास्तव विमर्श उसके जीवन की छोटी चीज़ों से लेकर महान लक्ष्यों तक फैला हुआ है। स्त्री अस्मिता के दायरे में सिर्फ उसका शरीर ही नहीं आता, सिर्फ उसकी इच्छाएं या कामुकता ही नहीं आती, बल्कि समूचा समाज स्त्री अस्मिता का रण क्षेत्र है। प्रमुख सवाल यह है कि औरत अपने को किस रूप में बनाती है और समाज को किस रूप में बनाती है। इसे समझने की सख्त ज़रूरत है कि स्त्री केवल मादा नहीं होती, उसकी एक सामाजिक भूमिका होती है। धूमिल की कविता का भाषिक संरचना स्वभावतः स्त्री विरोधी है। वे स्त्री के लिए जिन उत्तेजनापूर्ण शब्दों का प्रयोग कविताओं में करते हैं, उससे स्त्रियों को सख्त घृणा है। स्त्री जोर से कहना या सुनना पसंद नहीं करती, इससे परेशान होती है। स्त्री उत्तेजनापूर्ण भाषा न कहती है, न लिखती है, न बोलती है। उसे उग्र भाषा कतई पसंद नहीं। धूमिल अपनी कविताओं में लगातार उग्र और उत्तेजनापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो उनका भयंकर स्त्री विरोधी लक्षण है। द्रष्टव्य है कि धूमिल अपनी कविताओं में सामाजिक संबंधों, वर्गीय संबंधों, मानव संबंधों और राजनीतिक प्रतिकूलताओं को नहीं खोलते। यह उनकी समझ के बाहर था कि राजनीति में केवल पूंजीवादी असंगतियां ही नहीं आती,
धूमिल उस जमाने के वर्तमान समस्याओं को संबोधित ही नहीं करते। उस दौरान सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, जिसका उनकी कविता में कहीं कोई जिक्र नहीं। सन 60 से 70 के बीच जो वास्तविक आर्थिक संकट था उसे धूमिल की कविता में नहीं छूती। 27 मई 1964 में नेहरू की मौत ने पूरे देश को शोकग्रस्त कर दिया। सारा देश भयानक डिप्रेशन में चला गया, लोगों में असंतोष भर गया। धूमिल की कविता में इस असंतोष का कहीं जिक्र नहीं है। वे लगातार लोकतंत्र और लोकसभा को आक्रमण कर सतही कविताएं लिखते रहे। समस्या थी महंगाई, शोषण, सामाजिक असमानता, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि। उन्होंने विकेंद्रीकरण के विचार को भी संबोधित नहीं किया। चूँकि धूमिल के लिए लोकतंत्र बेईमानी है, अतः उनके लिए लोकतंत्र की त्रिस्तरीय प्रणाली, नगरपालिका, विधानसभा, पंचायतें आदि सब बेईमानी है। वे एक सिरे से सबका विरोध करते रहते हैं। धूमिल की इस गलत समझ पर रघुवीर सहाय ने धूमिल सहित अकविता के तमाम कवियों पर बहुत सटीक टिप्पणी की है। धूमिल और अन्य कवियों की कविताओं में कहीं कहीं लगता है कि एक ऐसी बात कह दी है जो सुनने और देखने में कोई बड़ी बदल देने वाली बात लगती है या गुस्सा दिलाने वाली बात है, लेकिन यह सोचने की बात है कि जिस लोकतंत्र को धूमिल लगातार खारिज कर रहे हैं, उस लोकतंत्र के बगैर कविता का भविष्य कैसा होगा? क्या वह केशव और घनानंद जैसा नहीं होगा, जहाँ कोई सामाजिक संचेतना नहीं था? आधुनिक काल में आकर के सामाजिक संचेतना में वृद्धि होती है। भारतेंदुकालीन, द्विवेदी युगीन एवं छायावादी कवियों पर यूरोप के रेनेसा का व्यापक प्रभाव था। इसीलिए उनकी कविताओं में समाज के प्रति जागरूकता का भाव है। प्रगतिशील कवि मार्क्सवाद से प्रभावित होने के कारण समाजवाद के लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। इसीलिए उनमें स्वभावतः समाज चेतना एवं यथार्थवाद की भावना थी। लेकिन धूमिल सहित अकविता के तमाम कवि दिशाहीन थे। इनके पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। वस्तुतः लोकतंत्र के आने के बाद लोकतंत्र के प्रति सामाजिक संचेतना बेहद जरूरी है, न कि उपेक्षा। धूमिल बराबर लोकतंत्र विरोधी आलोचना लिखते रहे, न कि लोकतंत्र के प्रति प्रशंसात्मक आलोचना। इससे स्पष्ट होता है कि धूमिल एक लोकतांत्रिक कवि होते हुए भी एक लोकतांत्रिक आलोचना विकसित नहीं कर पाए। धूमिल की मुश्किल यही थी कि वे पहले से मान कर चल रहे थे कि देश का लोकतंत्र बुर्जुआ लोकतंत्र है, वह जन विरोधी है, वह खराब है, अतः उसके विरोध में ही लिखना है। स्पष्ट है कि कविता का विषय, उसकी संरचना, कवि का दृष्टिकोण सब तय था कि लोकतंत्र के प्रति अस्वीकार के भाव में ही लिखना है। सो कविता भी तयशुदा ही थी, किंतु वास्तविकता यह है कि कविता कभी तयशुदा नहीं होती। उसका स्वायत्त एवं स्वतः स्फूर्त विकास जरूरी होता है। कविता के स्वायत्त विकास के लिए विषय खोज जरूरी है। साथ ही लोकतंत्र के बारे में हमारे सरोकार तभी तय होंगे जब हम लोकतंत्र में शिरकत करेंगे। किंतु अकविता के तमाम कवि लोकतंत्र में शिरकत ही नहीं करते। देखा जाए तो रीतकालीन कवि भी बुनियादी तौर पर तयशुदा विषयों पर ही लिख रहे थे। उनका लक्ष्य भी निर्धारित था, केवल दरबारियों के लिए लिखना। लेकिन दरबार के बाहर जो विशाल जनता है उसकी वे अनदेखी कर रहे थे। उसी तरह अकविता के कवि और खासकर धूमिल यह एहसास दिला रहे थे कि उन तमाम क्रांतिकारियों के लिए लिख रहे थे और ये बागी कवि थे। किंतु क्रांतिकारियों के अलावा भी बहुत बड़ी जनता थी जिसकी इसी दौरान अनदेखी हुई है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इनकी कविता अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। सोचने की बात है कि आगे चलकर धूमिल के पैटर्न पर कविता क्यों नहीं लिखी गई। क्या कारण है कि धूमिल का दृष्टिकोण, उनकी भाषा, उनकी विषय वस्तु ने लोगों को अपील नहीं किया। उनकी कविता का पूरा ढांचा उन्हीं तक सीमित रह गया था। आगे
उसने आधुनिक पीढ़ी को प्रभावित नहीं किया, उसका विकास नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि धूमिल के पास कोई विज़न नहीं था। वस्तुतः कवि का दृष्टिकोण ही कवि को अमर बनाता है। लोकतंत्र को देखने के लिए खासकर बड़े विज़न की ज़रूरत होती है। साथ ही अपने स्टीरियोटाइप सोच से बाहर निकलकर लोकतंत्र की खोज जरूरी है। लोकतंत्र पर आक्रमण करने से लोकतंत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होता। लोकतंत्र के आने के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को अर्जित करने की बेचैनी का होना बहुत ज़रूरी है, न कि लोकतंत्र को खारिज करना। हमें लोकतांत्रिक नज़रिए और लोकतांत्रिक परिवेश के निर्माण की ओर बढ़ना है। लोकतंत्र में स्त्री के प्रति सम्मानजनक नज़रिए को विकसित करना है, जिसके लिए स्त्री को पुनर्परिभाषित करने की बेहद ज़रूरत है।